Hello everyone, and in today's video we will be looking into the topic caste in the present. देखो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी इन द ईयर 1947, राइट. उसकी वजह से हमें एक ब्रेक या फिर पार्शियल ब्रेक मिला था विद द कॉलोनियल पास. तो कॉलोनियल पास मतलब जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तब उस जो भी इंडिया ने पास्ट में सहा या जो भी चीज़ें हुई उससे हमें पार्शियल ब्रेक देखने को मिला. Caste considerations have inevitably played a role in the mass mobilizations of the nationalist movement. तो बेसिकली जब हम कास्ट की बात करते हैं और अगर आप कास्ट को कंसिडर करते हो कास्ट के बेसिस पे क्या देखने को मिलती है, हमें मास मोबिलाइजेशंस देखने को मिलते हैं. लोगों को मोबिलाइज किया जाता है इन अ वास्ट नंबर, किसके लिए? नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए. ठीक है. तो कास्ट कंसिडरेशंस हैव inevitably played a role in the mass mobilizations of the nationalist movement. देखो, efforts were there to organize the depressed classes, particularly the untouchable castes, which predated the national movement. तो efforts लिए गए थे कि हम जो है depressed classes को या फिर depressed classes में particularly हम बात कर रहे हैं about the untouchable castes. तो इन लोगों को हम क्या करें, इन लोगों को organize करें, और ये एफर्ट्स जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट से पहले ही स्टार्ट हो चुके थे. ठीक है. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में देखने को मिल रहे थे. ये जो इनिशिएटिव था ये दो लोगों के द्वारा, मतलब हम ब्रॉडली टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जो कास्ट का स्पेक्ट्रम होता है, आपको पता है कास्ट का स्पेक्ट्रम. तो इस कास्ट स्पेक्ट्रम में दोनों ही एंड्स में, मतलब कि जो अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इनिशिएटिव्स लिए थे, और जो लोअर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इनिशिएटिव्स लिए थे. तो एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर वेस्टर्न इंडिया में, अय्यनकली, श्री नारायण गुरु, अयोती दास, पेरियार जो ईवी रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम है, ये सारे साउथ में हमें देखने को मिलते. तो वेस्टर्न इंडिया में कौन थे? ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर, और साउथ में अय्यनकली, अयोती दास, श्री नारायण गुरु, पेरियार. ये इसके अलावा महात्मा गांधी ने और बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इन दोनों ने क्या किया था? प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे थे. किसके अगेंस्ट? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट. कब से करे थे? 1920s ऑनवर्ड्स, मतलब 1920 से ये दोनों क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स बिकेम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस एजेंडा. और जो एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम्स थे ये सिग्निफिकेंट पार्ट थे कांग्रेस की एजेंडा का, मतलब कांग्रेस के जीतने के लिए दिस एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम प्लेड अ मेजर रोल. So that by the time independence was on the horizon, there was a broad agreement across the spectrum of the nationalist movement to abolish caste distinctions, ताकि हम broad agreement amongst all ये चीज़ create कर सके कि हम लोगों को कास्ट के बेसिस पे जो differences है, जो कास्ट के बेसिस पे जो segregation create किया हुआ है उसको abolish करें. जो dominant view था nationalist movement में वो ये था कि कास्ट को हम एज a social evil treat करें, and caste basically colonial ploy है जिसने इंडियंस को डिवाइड किया हुआ है. लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, वो साइमल्टेनियसली लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम कर रहे थे, एडवोकेट कर रहे थे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और एट द सेम टाइम जो लैंड ओनिंग अपर कास्ट थी उनको भी रीअश्योर कर रहे थे कि उनके इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा. ठीक है. तो महात्मा गांधी ने क्या किया? एडवोकेट किया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, upliftment of the lower caste, and reassured the land-owning upper caste that their interests too would be looked after. फिर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट था, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया था, उसने इनहेरिट किया और रिफ्लेक्ट किया इन कॉन्ट्रडिक्शंस को. मतलब एक साइड पे जो स्टेट था दैट वाज कमिटेड टू द अबॉलिशन ऑफ कास्ट एंड एक्सप्लिसिटली रोड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब स्टेट ने बोला था कि हाँ वी आर कमिटेड कि हम क्या करेंगे, कास्ट को अबॉलिश करेंगे. किस चीज़ के लिए? अबॉलिशन ऑफ कास्ट. और इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया गया है कब? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टेट था इट वाज अनएबल एंड अनविलिंग टू पुश थ्रू रेडिकल रिफॉर्म्स व्हिच वुड हैव अंडरमाइंड द इकोनॉमिक बेसिस फॉर कास्ट इनइक्वालिटी. लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टेट था वो ना ही तो कर पा रहा था और ना ही करना चाह रहा था. क्या? कि कुछ ऐसे रेडिकल रिफॉर्म्स लाए स्टेट जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक बेसिस है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कास्ट इनइक्वालिटी में.
तो जो इकोनॉमिक बेसिस है उसको हम क्या करें, अंडरमाइन करें, ठीक है। और स्टेट ने एक चीज अज्यूम कर ली थी कि अगर स्टेट ऑपरेट करेगा कास्ट ब्लाइंड मैनर में तो इट वुड ऑटोमेटिकली लीड टू द अंडरमाइनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस एंड इवेंचुअली द अबॉलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट क्या मान रहा है, स्टेट ये चीज मांग रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या मान रही है कि अगर स्टेट एक कास्ट ब्लाइंड मैनर में वर्क करेगा, मतलब वो किसी भी चीज में कास्ट को देखेगा ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस है, कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस है ये अंडरमाइन हो जाएंगे और इवेंचुअली क्या होगा, आप अबॉलिश कर पाओगे इस इंस्टीट्यूशन को। कौन से इंस्टीट्यूशन के, कास्ट के इंस्टीट्यूशन को। लेकिन एग्जाम्पल क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स होगी उसमें हम कास्ट नहीं देखेंगे, जिसकी वजह से जो वेल एजुकेटेड अपर कास्ट थे और जो इल एजुकेटेड या फिर इलिटरेट लोअर कास्ट थे उनको इक्वल टर्म्स में कम्पीट करना पड़ रहा था। एंड द ओनली एक्सेप्शन टू दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पार्ट पे, एक टाइम पे तो जो स्टेट है वो कमिटेड है that we want to abolish this institution of caste, and they're explicitly mentioning also into the constitution. On the other hand, it is unable and it is unwilling to push through radical reforms that would undermine the economic basis for caste inequality. State ने assume कर लिया कि if it operated in a caste blind manner, it would automatically lead to the undermining of caste based privileges and the eventual abolition of the institution. ये स्टेट कह रहा है कि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं किसी भी कास्ट को फेवर नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी कास्ट को देखूंगा। इसकी वजह से क्या होता है, देखो कास्ट में जो अपर कास्ट थे वो तो एजुकेटेड थे और लोअर कास्ट इल एजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, इन दोनों को आप बोल रहे हो कि इक्वल टर्म्स में कम्पीट करो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था यहाँ पे। फिर जो डेवलपमेंट एक्टिविटी थी स्टेट की और जो ग्रोथ था प्राइवेट इंडस्ट्री का, उसने भी कास्ट को इनडायरेक्टली अफेक्ट किया थ्रू द स्पीडिंग अप एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक चेंज। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है स्टेट की, ऑफ कोर्स स्टेट क्या है, डेवलपमेंट की तरफ काम करेगा, तो एक ये चीज़ हो रही है। प्लस हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। इन दोनों चीज़ों की वजह से स्पीड अप हो गया था और इंटेंसिफाई हो गया था, हमें इंटेंसिफिकेशन देखने को मिला था किस चीज़ का, इकोनॉमिक चेंज का। मतलब कि बेसिकली जो हमें मॉडर्न इंडस्ट्री देखने को मिल रही है वो कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट करेंगी जहाँ पे कोई भी तरह के कास्ट रूल्स नहीं होंगे, ठीक है। और जो अर्बनाइजेशन है या फिर जो कंडीशन है ऑफ कलेक्टिव लिविंग, इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, वो भी डिफिकल्ट हो जाएंगे टू एग्जिस्ट एंड टू सर्वाइव। मतलब एट अ डिफरेंट लेवल जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो लिबरल आइडियाज जो कि इंडिविजुअलिज्म के हैं, जो मेरिटोक्रेसी के हैं, वो चीज़ें इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे थे और अबैंडन कर रहे थे एक्सट्रीम कास्ट प्रैक्टिसेस को। कौन, जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे थे, लिबरल आइडियाज से, जो कि था इंडिविजुअलिज्म का और मेरिटोक्रेसी का, जिसकी वजह से अबॉलिश कर रहे थे एक्सट्रीम, अबैंडन कर रहे थे एक्सट्रीम कास्ट प्रैक्टिसेस को। ऑन दी अदर हैंड ये तो एक पॉइंट हो गया इस इकोनॉमिक चेंज का। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो कास्ट था वो रिक्रूटमेंट टू इंडस्ट्रियल जॉब्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह इमर्ज किया। मतलब इंडस्ट्रियल जॉब्स में जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो कास्ट लाइन्स पे हो रहा था, क्योंकि जैसे अगर आप टेक्सटाइल में देखते हो मुंबई के, जो कि तब बॉम्बे थे, या फिर जूट में देख लो भी कोलकाता के, जो तब कैलकट्टा में थे, वो अभी भी कास्ट और किनशिप बेस्ड लाइन्स पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। मतलब जो मिडिल मैन होते थे वो रिक्रूट करते थे लेबर फॉर फैक्ट्रीज, जो कि वो उनकी खुद की कास्ट के हो या उनकी खुद के रीजन के हो, सो दैट जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, शॉप फ्लोर्स है, वो उन्हीं स्पेसिफिक कास्ट से डोमिनेटेड रहे। तो prejudice जो था against untouchables that remained quite strong and was not absent from the city, though not as extreme as it could be in the village. इसके बाद हमें कास्ट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है तो वो मिलता है कल्चरल और डोमेस्टिक स्फीयर्स में। कैसे? देखो, कल्चरल और डोमेस्टिक स्फीयर्स का ही पार्ट है एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग
विद इन द कास्ट, मतलब आप अपनी ही कास्ट में करते हो, शादी करते हो, उसको एंडोगामी बोलते हैं। तो एंडोगामी भी कास्ट बेस्ड लाइंस पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये एंडोगामी अफेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन या किसी भी तरह का चेंज, ये तो रहा ही। स्ट्रॉन्गेस्ट हमें कास्ट का इन्फ्लुएंस यही देखने को मिल रहा है। इवन टुडे जो आज मैरिजेस होती है दैट टेक्स प्लेस विद इन कास्ट बाउंड्रीज। और ऑल्दो हमें आज ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस देखने को मिल रही है, लेकिन जो बाउंड्रीज है ना ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल और पोरस तो देखने को मिली है। लेकिन जो बॉर्डर है ग्रुप्स ऑफ कास्ट का वो सिमिलर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे ही अभी भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो अपर कास्ट है, मतलब जो कास्ट है, देखो मान लो दो कास्ट है, एक है कास्ट ए और बी, और ये दोनों ही अपर कास्ट है, तो अपर कास्ट में शादी हो रही है। ऐसा नहीं कि ए कास्ट किसी लोअर कास्ट या सी से शादी हो रही हो, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगी ऐसी चीज़ें। परहैप्स द मोस्ट इवेंटफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ चेंज हैज़ बीन दैट ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे इवेंटफुल और इम्पॉर्टेंट अगर हमें देखने को मिला तो वो पॉलिटिक्स का देखने को मिला है। बिकॉज फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग इंडिपेंडेंट इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो डीपली कंडीशन की गई है बाय कास्ट। इसकी जो फंक्शनिंग है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और हार्ड होती जा रही है टू प्रिडिक्ट। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, जो कास्ट है वो सेंट्रल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के। 1980 से हमें इमर्जेंस देखने को मिल रहा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का। एक्सप्लिसिटली वो बोल रहे हैं कि हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से, एग्जाम्पल बहुजन समाज पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश। इन द अर्ली जनरल इलेक्शंस जो कास्ट सॉलिडारिटीज थी वो डिसाइसिव थी विनिंग इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन बाद में ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और जो पार्टीज है वो कम्पीट करती है विद ईच अदर इन यूटिलाइजिंग द सेम काइंड ऑफ कास्ट कैलकुलस। अब यहाँ पे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिल रहा है विच वर कॉइन्ड बाय M.N. श्रीनिवास। सबसे पहले है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली मिडिल या लोअर कास्ट के, वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं हायर कास्ट के रिचुअल्स, डोमेस्टिक या सोशल प्रैक्टिसेस को। अब ये डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, तो डोमिनेंट कास्ट बेसिकली एक टर्म है विच इज़ यूज टू रेफर टू दोज कास्ट जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस लार्ज पॉपुलेशन को लैंड राइट्स मिल जाते हैं फ्रॉम दी पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, तो इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इन लार्ज पॉपुलेशन जिन कास्ट की लार्ज पॉपुलेशन थी, लैंड राइट्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ये राइट्स ले लेते हैं फ्रॉम दी अर्स्टवाइज क्लेमर। ये अर्स्टवाइज क्लेमर्स कौन होते हैं, बेसिकली वो अपर कास्ट होते हैं जिनको हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी इनका कुछ भी पार्ट नहीं रहता था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, सिवाय वो सिर्फ अपना रेंट क्लेम करते थे। तो ये ना तो विलेजेस में रहते थे पर ये बेस्ड थे इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो टाउन्स एंड सिटीज़ में रहते थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इनका कोई रोल नहीं था, कोई पार्ट प्ले नहीं करते थे, सिर्फ अपना रेंट क्लेम करते थे, इसलिए हम इनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं और ये अपर कास्ट के होते थे। तो जब लैंड रिफॉर्म्स आए तो हमें लैंड राइट्स किसमें देखने को मिले, जो नेक्स्ट लेयर हेड क्लेमेंट्स का। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे पर खुद कल्टीवेट नहीं करते थे। ये वो इंटरमीडिएट कास्ट थी जो कि इंटर्न डिपेंड होती थी ऑन द लेबर ऑफ द लोअर कास्ट। तो लोअर कास्ट के लेबर पे डिपेंड करती थी बट खुद कल्टीवेटर्स नहीं थे। ये वो इंटरमीडिएट कास्ट है, ठीक है। लेबर किस पे, स्पेशली अनटचेबल कास्ट के लेबर पे, जो कि इनसे टेलिंग करवाते थे या टेंड करवाते थे लैंड। लेकिन जब उनको लैंड राइट्स मिली तो उनको कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर भी मिल गई एंड उनका जो लार्ज नंबर था वो इस लार्ज नंबर को पॉलिटिकल पावर भी देता था इन द एरा ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जो कि बेस्ड था यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज पे। ये जो इंटरमीडिएट कास्ट थी इन्हीं को हम डोमिनेंट कास्ट बोलने लगे इस कंट्री में, विच प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द रीजनल पॉलिटिक्स एंड एग्रेरियन इकोनॉमी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, पुक्कालिकाज ऑफ कर्नाटका, रेड्डीज एंड खामाज ऑफ आंध्र प्रदेश, मराठाज ऑफ महाराष्ट्र, जाट्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली एक पैराडॉक्सिकल चेंज है कास्ट सिस्टम का वो है कि ये इनविजिबल होता जा रहा है अपर कास्ट, अर्बन, मिडिल और अपर क्लासेस के लिए। इन ग्रुप्स के लिए बेसिकली क्या हुआ था कि जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी पोस्ट कॉलोनियल एरा में, इन लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत बेनिफिट उठाया एंड जिसकी वजह से कास्ट का इनके स्फीयर में डिक्लाइन देखने को मिला है। बेसिकली इनका जो कास्ट स्टेटस था कास्ट स्टेटस ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है कि इन लोगों को नेसेसरी इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिसोर्सेज मिले। जो भी हमारे यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हो रही थी वो उसका बहुत ही भरपूर बेनिफिट उठा रहे थे, क्योंकि जो अपर कास्ट एलीट थे दे वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दी सब्सिडाइज पब्लिक एजुकेशन, स्पेशली जो प्रोफेशनल एजुकेशन थी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और मैनेजमेंट में। एट द सेम टाइम ये लोग एडवांटेज ले रहे थे पब्लिक सेक्टर जॉब्स का। तो
इनिशियल पीरियड में जो उनकी लीड थी ओवर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इसकी वजह से इनको इतना सीरियस कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा और इनके प्रिविलेज स्टेटस आगे आगे सेकेंड और थर्ड जनरेशन में कंसोलिडेट हो गए, इकट्ठा हो गए। तो इन ग्रुप्स को लगने लगा कि इनकी एडवांसमेंट में कास्ट का बहुत ही लिटिल रोल है, इट इज़ द हार्ड वर्क विच हैज़ गिवन देम दिस एडवांसमेंट। तो इन थर्ड जनरेशन के लिए इनकी जो इकोनॉमिक और एजुकेशन कैपिटल थी वही काफ़ी थी टू इंश्योर कि उनको जो है बेस्ट चीज़ मिले इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ चांसेस। लाइक इस ग्रुप के लिए ना कास्ट का कोई मैटर ही नहीं, कोई रोल या कोई पार्ट ही नहीं था पब्लिक लाइफ में, वो सिर्फ उनके पर्सनल स्फेयर में जो था लिमिटेड था इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस या मैरिज एंड किनशिप। हाउएवर एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस होता है बाय द फैक्ट दैट ये एक डिफरेंशिएटेड ग्रुप है। मतलब इस अपर कास्ट में भी प्रिविलेज सिर्फ कुछ ही है, सारे अपर कास्ट इतने प्रिविलेज्ड नहीं है, कुछ लोग पुअर भी है। तो एक डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स थे, यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट थे, उनके साथ ऑपोजिट हुआ है। मतलब इनके लिए कास्ट जो एकदम से और ज़्यादा विजिबल हो गया क्योंकि कास्ट ने बाकी जो डायमेंशंस इनकी आइडेंटिटीज़ की उनको हाइड कर दिया है। इनके पास कोई भी एजुकेशनल या सोशल इनहेरिटेड कैपिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ऑलरेडी एंट्रेंस्ड अपर क्लास ग्रुप है उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी को अबैंडन नहीं कर सकते क्योंकि अब यही उनके लिए वन ऑफ द फ्यू कलेक्टिव एसेट्स है। मोरओवर ये जो है डिस्क्रिमिनेशन को सफर करते हैं फ्रॉम वेरियस काइंड्स। इसकी वजह से हमें पॉलिसी देखने को मिलती है ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि स्टेट के द्वारा लाई गई थी इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल प्रेशर विच सर्व एज देयर लाइफ लाइन। क्योंकि अगर अब ये भी रिजर्वेशन ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगी तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट यूजिंग दिस लाइफ लाइन टेंड्स टू मेक देयर कास्ट द ऑल इंपॉर्टेंट एंड ऑफन द ओनली एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी दैट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस। बट क्योंकि ये लाइफ लाइन्स को यूज करें इसके जिससे जो कास्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ओनली एस्पेक्ट रह चुकी है उनकी खुद की आइडेंटिटी का, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज करता है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। यही था इस टॉपिक में। आई नो इट वाज अ बिट लेंथी वन बट आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।